हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं रेलवे के विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर से लिए गए होते हैं, और ये क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि 60 से 70% क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं जो पहले आ चुके होते हैं। तो अपना बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। ये चार ऑप्शंस हैं, आप बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, जो अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 ईयर्स। ठीक है, 35 ईयर्स होनी चाहिए यदि आप राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु यदि आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो, यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए कुछ योग्यताएं हैं, जैसे भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन होता है, ये संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, आर्टिकल 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। इसमें आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में यह उल्लिखित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कार्यकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ कार्यकारियों से तात्पर्य प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल से है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान, माफ कीजिए क्वेश्चन नहीं है, अभी इसी की डिटेल ही पढ़ रहे हैं हम। भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 52 से 78 का संबंध संघीय कार्यपालिका से है। इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी का प्रावधान है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को होता है, इसके अवसर पर भारत के राष्ट्रपति राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और भाषण देते हैं। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। ज्ञातव्य हो कि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रावी नदी के तट पर लाहौर में झंडा फहराया गया था। इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इस ऐतिहासिक महत्व को यादगार बनाने के लिए इस तारीख को पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया तथा इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार संबंधित हैं? इनका वर्णन है निषेधाधिकार का। तो ये है आर्टिकल 111 में। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में उपबंधित है। वीटो पावर 3 प्रकार की होती है इनके पास, एक पूर्ण वीटो, एक निलंबनकारी वीटो, एक पॉकेट वीटो। पूर्ण वीटो में विधेयक पर सहमति को रोकने की शक्ति को पूर्ण वीटो कहा जाता है। निलंबनकारी वीटो संसद को विचार के साथ या बिना किसी विधेयक को वापस करने की शक्ति को निलंबित वीटो कहा जा सकता है। पॉकेट वीटो विधेयक पर कार्रवाई न करने की राष्ट्रपति की शक्ति को पॉकेट वीटो कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। देखिए 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की और 213 राज्यपाल को। और अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ये बिल्कुल सही है। 360 में वित्तीय आपातकाल, ये सही है। 356 में राज्य में आपातकाल, ये सही है। तो इसका सही जवाब नहीं है ऑप्शन डी। 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल ये कब लगाया जाता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह आदि जिसमें सुरक्षा, शांति, अस्थिरता और राष्ट्र की प्रशासनिक विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागने का प्रावधान है। किसमें? आर्टिकल 352 में। वहीं 356 की बात करें तो राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य या प्रांत में प्रशासनिक विफलता व राजनीतिक अस्थिरता व अल्पमत की समस्या स्थिति पैदा होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को समस्त विधायी एवं कार्यपालिका दायित्व दे सकता है। और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद में 10 साल का अनुभव हो, ये राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये जरूरी है। कोई लाभ पद ग्रहण नहीं करना चाहिए और 35 वर्ष की आयु से पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा था? ऑप्शन ए। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने के लिए कई योग्यताएं होना जरूरी है। जैसे अनुच्छेद 58 के तहत एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, साथ ही भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगला क्वेश्चन है कि भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान अर्थात सर्वोच्च कार्यपालक होता है। वह देश का प्रथम नागरिक भी होता है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यता पहली है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता धारण करता हो तथा किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। देश की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि भारत की 15वीं और देश की दूसरी महिला तथा प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करता। भाई करता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ये गलत है। ठीक है, जो गलत है वही हमारा सही जवाब है। बाकी वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही जवाब है। देश का प्रथम नागरिक होता है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, लेकिन सही जवाब हमारा ऑप्शन डी है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च संवैधानिक औपचारिक पद राष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 56 तथा 55 में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है तथा सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर है। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग वह मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस समुदाय के दो सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? आप देखिए क्या सही जवाब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एंग्लो इंडियन को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त करता है। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन के तहत 126वां विधेयक लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। अगला है कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को क्या है? भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के पहले के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को आहूत और स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसके अतिरिक्त दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो अनुच्छेद 118 के पहले में वर्णित है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में इस बात का उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो ये है आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 61 में निहित है। महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को संविधान के प्रावधानों में उल्लंघन पर हटाने के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया का वर्णन है? तो अभी पढ़ा था हमने ये, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्टिकल 61। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय सरकार के मंत्री ये मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं, ठीक है। और बाकी देखिए मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सभी मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। अनुच्छेद 74 के 1 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी?
जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 74 की 1। किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ है? बताइए इनमें से किस में नहीं हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ है। इसका मतलब झारखंड, तमिलनाडु और उत्तराखंड, इनमें राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में यह ज्ञात हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य या संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ हो गया है, तो वह वहां आपात स्थिति यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। उपरोक्त दिए गए राज्यों में से तमिलनाडु, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों में अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि यहां पर सबसे पहले नीलम संजीव ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद नीलम संजीव और उसके बाद फरकुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे। भारतीय डाक घर से संबंधी विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। वह भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने पर निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। फखरुद्दीन अली अहमद, माफ कीजिए, फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल है ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। इनकी मृत्यु पद पर रहते हो गई थी। तत्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। जाकिर हुसैन का शासनकाल था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। ज्ञानी जैल सिंह के बाद नीलम संजीव रेड्डी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये इनका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? बताइए, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्या, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में संभालते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित न हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी न उपस्थित हों तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है भाई?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता यानी सेकंड प्रीफरेंस मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बीबी गिरी। ये कौन थे? ये थे पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। बीबी गिरी भारत के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया। इनको सन 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बीबी गिरी देश के तीसरे उपराष्ट्रपति तथा चौथे राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यों के मुख्यमंत्री को। इनको गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल ये सभी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आर्टिकल 164 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। और आर्टिकल कौन सा? 164, ध्यान रखना। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 270 तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आर्टिकल सभी इंपोर्टेंट हैं, ध्यान रखना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आर्टिकल 270 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की आर्टिकल 124 और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति 155 राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट के सदस्यों, संघीय न्यायाधीशों और राजदूतों इत्यादियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 ईस्वी को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ था। वह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। भारतीय संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता से वह थल सेना, जल सेना व वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। ओ सॉरी, माफ कीजिए, राष्ट्रपति होता है ना, माय मिस्टेक। तो नरेंद्र मोदी तो पीएम है। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो अभी यहाँ पर अभी तो द्रौपदी मुर्मू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से तो प्रणब मुखर्जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पहले का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के 2 के अनुसार भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। प्रश्नकाल के दौरान डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे, जबकि वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति। लेकिन फिलहाल वर्तमान की बात करें, अभी क्या चल रहा है, जनवरी 2025, ठीक है, जनवरी और 2025। आज कितनी तारीख है? आज है 16 जनवरी, ठीक है।
तो 16 जनवरी 2025 को जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो हैं अभी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। लेकिन 24 दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस के पद के सृजन की घोषणा की तथा जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को भारत का प्रमुख रक्षा प्रमुख बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बताइए इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वराहगिरी वेंकट गिरी। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के कार्यपाल का प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रधान होता है। संघ के सभी कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल की बात करें तो 13/5/1967 से 3/5/1969 तक था। वीवी गिरी ये 24/8/1969 से 24/8/1974 और ज्ञानी जैल सिंह 25/7/1982 से 25/7/1987 तक। बीटी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। अगला क्वेश्चन है, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के डैश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वें राष्ट्रपति के रूप में। और रामनाथ कोविंद कौन से थे? 14वें। और अभी द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की हैं? 15वें। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में जन्मे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। ये 25 जुलाई 2002 से और 25 जुलाई 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। 27 जुलाई 2015 को व्याख्यान देते समय इनकी मृत्यु हो गई थी मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलम संजीवा रेड्डी। ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। 64 वर्ष की उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीवा रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति थे। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा ही सभी विधेयक पारित होते हैं। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू होते हैं। अर्थात कोई भी विधेयक विधि का स्वरूप तब तक ग्रहण नहीं कर सकता है जब तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जब तक ये राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे उससे पहले ही। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न वर्ष 1954 में प्रदान किया गया था।
वे वर्ष 1962 में राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति 2002 से 2007 बनने से पहले भारत रत्न 1997 में मिला था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष 13/5/1967 से 3/5/1969 का था, जो सबसे कम अवधि के राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनके बाद दूसरे राष्ट्रपति का पदभार एस राधाकृष्णन ने ग्रहण किया था। एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 सदस्यों को। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम 250 संख्या निर्धारित की गई है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि 12 सदस्य राष्ट्रपति और मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये 12 सदस्य कहाँ से होते हैं? ये 12 सदस्य कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र से लिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं तथा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 हो जानी चाहिए, क्योंकि 2 लोकसभा में होते हैं एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा में कितने हो गए? 12। ठीक है, देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में अनुच्छेद 80(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह मनोनयन साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और खेल जगत की प्रसिद्ध हस्तियों में किया जाता है। लोकसभा में अनुच्छेद 331 के अंतर्गत 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता था, क्योंकि अब तो ये समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट डैश के समक्ष पेश किया जाता है? तो किसके समक्ष किया जाता है? ये लोकसभा के। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए कि किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने से राज्य की सरकार और विधानमंडल भंग हो जाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाएगा तथा राज्य की समस्त विधायी और वित्तीय कार्य संघ की संसद द्वारा किए जाएंगे। अतः राष्ट्रपति शासन में राज्य का बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? किसका रहा है सबसे लंबा, भाई बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक, अर्थात लगातार 2 बार एकमात्र राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 महीने तक, 6 मंथ तक। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति संसद को 17 वर्षान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती है।
परंतु ये अल्पकालीन होती है। इनका प्रभाव 6 महीने तक ही रहता है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष से ज्यादा। कुछ और भी योग्यताएं हैं, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता हो, यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, तथा राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। देश भारत का पहला नागरिक होता है, तो कौन होता है? पहले भी पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो 2018 में कौन थे? ये थे रामनाथ कोविंद। ठीक है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नहीं है, वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, जो 25वीं है, वो माफ कीजिए 15वें नंबर की। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, इसका गठन कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हों, वहीं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं पुदुचेरी और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी हों। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे इससे पहले? तो इससे पहले ये थे बिहार के गवर्नर थे। ठीक है, बिहार के राज्यपाल। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। इनके द्वारा राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल का पद केसरीनाथ त्रिपाठी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने के पूर्व रामनाथ कोविंद ने किस पद से इस्तीफा दिया था? तो वही क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार के राज्यपाल से। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन से थे? तो इसका सही जवाब होना चाहिए डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक के। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को वर्ष 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और जिनकी मृत्यु 3 मई 1969 अपने ऑफिस में ही हुई थी। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो कहां से हैं ये बिहार के तो गवर्नर थे। ठीक है, लेकिन है ये यूपी से, उत्तर प्रदेश से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंध रखते हैं। 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश J.S. खेर ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया था? किसे किया था? ये किया था मीरा कुमार को। ठीक है, मीरा कुमार को रामनाथ कोविंद ने 14वें राष्ट्रपति बनने से पहले पराजित किया था। रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने विपक्ष की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार को पराजित किया। राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी होती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ये डी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 10 से अधिक दिनों के लिए बिल रखने के बाद
उसे पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है, इसलिए ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति को धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य किसी विधेयक पर अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति है। पॉकेट वीटो शक्ति का प्रथम प्रयोग 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर विधेयक पर किया गया था, जिस पर तत्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो अभी आ जाता है यही क्वेश्चन, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति डैश द्वारा घोषित की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जब राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20-21 अस्तित्व में बने रहते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जिसमें 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है, जैसे आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? कब से की जाती है इनके कार्यकाल की गणना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिस दिन वह पद ग्रहण करते हैं, ठीक है, पदभार का ग्रहण करते हैं तभी से की जाती है भाई। संविधान के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण ग्रहण करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसको है? किसको है भाई बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च अपीलीय अदालत है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनाता है। इसके अलावा राज्यों के बीच विवादों या मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं को आमतौर पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष सीधे रखता है। अगला है, कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है, इनमें से कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। बाकी मोहम्मद हमीद अंसारी ये रहे हैं, रामा स्वामी वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे, लेकिन ये कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो अब देखिए, इसके बाद हम उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस जो अभी तक रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि वो देखना चाहते हो तो आप कल का सेशन जरूर अटेंड करना। आज के लिए इतना ही, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अगर नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और सेशन कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी बताओ।